नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 9 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो रिपोर्ट से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एनसीआरबी ने डेटा जारी किया था। हमने पिछले क्लास में कराया हुआ था कि एनसीआरबी डेटा के आधार पे सबसे ज्यादा अपराध कहाँ पे होता है, महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध कहाँ पे होता है, महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा एफआईआर कहाँ पे दर्ज हुआ। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे महिलाओं के प्रति ज्यादा एफआईआर दर्ज होगा वो सुरक्षित जगह नहीं होगा। तो वो तो हमने बताया था सबसे ज्यादा अपराध कहाँ पे होता है। तो अभी एक डेटा जारी हुआ जहां पे ये पता चलेगा कि सबसे कम एफआईआर कहां पे हुआ है, सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो एनसीआरबी डेटा के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर की बात करें तो चेन्नई, तीसरे नंबर पे कोयम्बटूर। एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी जिसकी स्थापना 1980 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अच्छा, कोई भी शहर सुरक्षित कैसे होगा, उसके क्या कारण होगा? उसके कुछ निम्नलिखित कारण है। पहला, मजबूत पुलिस व्यवस्था होगा। दूसरा, सक्रिय नागरिक समाज होगा। तीसरा, सामाजिक जागरूकता होगा। चौथा, सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा। अच्छा, ये सुरक्षित शहर का क्या आधार है, मतलब इसे क्यों घोषित किया गया कोलकाता को? तो कोलकाता में प्रति लाख आबादी पर अपराध की संख्या सबसे कम है। तो जाहिर सी बात है, अपराध जहां पे कम होगा वो सुरक्षित शहर होगा। तो अभी हमने जो पिछले क्लास में बताया था कि सर्वाधिक एफआईआर महिलाओं के प्रति कहां पे दर्ज है, तो पहले नंबर पे नई दिल्ली, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। इसी के साथ हमने ये भी कराया हुआ था कि बलात्कार के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो सबसे आगे राजस्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने जीआई टैग से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में किस राज्य के किसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग क्या होता है, अच्छा, और इसकी शुरुआत कब से हुई, और भी जितने यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य की? मेघालय को। अच्छा, केवल इसको अकेले दिया गया कि इसके अलावा भी किसी को दिया गया? तो जी नहीं, इसको अकेले नहीं, इसको मिला के टोटल 4 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। पहला लाकाडोंग हल्दी को, दूसरा लारनाई। लारनाई क्या है? ये काली मिट्टी के बर्तन है। तीसरा गारो चुबुची, जो कि मादक पदार्थ है जिसका सेवन लोग करते हैं। चौथा किसको मिला? गारो डकमाडा को। ये क्या है? ये महिलाओं का एक पोशाक है। किसी भी उत्पाद को जीआई टैग का दर्जा क्यों दिया जाता है? तो इस स्थान विशेष गुण की वजह से उनको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई का मतलब ही होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। मतलब जब किसी भी उत्पाद का पहचान उसके जगह के नाम से होने लगे तो इसका मतलब उसको जीआई टैग दे दिया गया। ऐसा इसलिए देता है क्योंकि उस स्थान विशेष में विशेष गुण होता है। तो सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। जीआई टैग की मान्यता किसी सरकार के द्वारा और कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत 1999 अधिनियम के अंतर्गत शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया? सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय। देखो, अब चाय बहुत सारी जगह पैदा होता है, लेकिन ये जो चाय है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में पैदा होता है और इसमें कुछ विशेष गुण है। इसकी वजह से इसका नाम ही वहाँ स्थान की वजह से नाम पड़ गया है दार्जिलिंग चाय। ठीक है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने मुख्यमंत्री से लिया हुआ है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ। 5 राज्यों में अलग अलग राज्यों में नए नए मुख्यमंत्री बने। उनके आयाम पर कितना क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उनको हम देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, उनको शपथ कौन दिलाएगा, किस पार्टी से आते हैं, इनको कितना सीट मिला, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? लाल दुहुमा। इनको शपथ वहां के राज्यपाल हरिबाबू। देखो, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये किस पार्टी से आते हैं? इनकी पार्टी है जोराम पीपुल्स मोमेंटम पार्टी। इनको बहुमत मिला। बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है कि विधानसभा जितनी भी सीट है उसका आधे से अधिक। तो 40 सीट है, तो 40 में अगर इनको 20 से अधिक 21 सीट भी मिल जाता है तो जीत जाते हैं, लेकिन इनको टोटल 27 सीट मिला हुआ है, तो इसकी वजह से बहुमत है, तो ये मुख्यमंत्री बने। लाल दोहमा भी एक फेमस है, इनको ये कौन है ये भी देख लेते हैं। तो लाल दोहमा एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। इसका साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी में भी रह चुके हैं। और इनका एक महत्वपूर्ण है कि इनको सबसे पहले एमपी हैं जिनको दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत इनको पद से हटा दिया गया था। दल बदल विरोधी कानून जो कि संविधान में 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून का मतलब होता है कि अगर आप किसी पार्टी में रहते हुए कोई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर आप पार्टी को छोड़ के कहीं पे और पार्टी में जा रहे हैं, दल बदल दे रहे हैं, तो आपको पद से हटा दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ बात करें मिजोरम की स्थापना 1987 में, जिसकी राजधानी आइजोल है। क्या है? आइजोल। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय से लिया हुआ है। देखते हैं अभी अंतरराष्ट्रीय से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में
किसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है और भारत में ऐसे कितने हैं जिनको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो देखो अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया? गरबा नृत्य को। गरबा नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो गरबा जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। अब बात करते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है। तो देखो अमूर्त का मतलब होता है जिसको छुआ ना जा सके, मूर्त है जो, और मूर्त जिसको छुआ जा सके, मूर्त जिसको छुआ जा सके, अमूर्त जिसको छुआ ना जा सके। तो ऐसे जो जिनको छुआ ना जा सके अगर उनकी पहचान पूरे विश्व स्तर पर बनाई जाए तो उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है? जैसे भाषा, किसी भाषा को अमूर्त घोषित कर दिया जाए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, बोली, संगीत, नृत्य, नाटक, इन सभी का छुआ जा सकता है? नहीं। शिल्प, कलाएं, परंपरा, मान्यताएं, इन समूह के अमूर्त रूप में घोषित किया जाता है। और मूर्त किसको घोषित किया जाता है? कि किसी भी व्यक्ति, ये सभी को। अच्छा, इसकी बात करके अभी कब इसको घोषणा किया गया? तो अभी हाल ही में इसका बैठक हुआ। इसकी बैठक 2023 की कहाँ पे हुआ? बोत्सवाना कसाने में। इस बैठक के दौरान इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। अब यूनेस्को को थोड़ा स्टैटिक भी समझ लेते हैं कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यूनेस्को की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। इसकी मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय पेरिस में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अभी हाल ही में देखें कौन सा पुरस्कार दिया गया, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। अच्छा, यह पुरस्कार किसको मिला और भी जितने आयाम पर बनेगा। हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। कौन सा पुरस्कार? पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? टेलर स्विफ्ट को। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? यह पुरस्कार टाइम मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कैसे लोगों को दिया जाता है? तो यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो दुनिया के पर्सन ऑफ द ईयर, मतलब पर्सन समझ रहे हो ना, व्यक्ति, जो दुनिया के सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले व्यक्ति हो। अब वो चाहे राजनेता हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कलाकार, सार्वजनिक हस्ती, कोई भी हो। तो अभी टेलर स्विफ्ट को क्यों दिया गया था? तो ये एक कलाकार है, इनको संगीत के क्षेत्र में उनके सामाजिक कार्यों और उनके संस्कृति पर प्रभाव डालने की वजह से उनको यह पुरस्कार दिया गया। इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? इनको कला के क्षेत्र में। भी मैंने बोला कलाकार को भी दिया जाएगा। तो कला के क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये कहाँ से हैं? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। वहाँ के पॉप सिंगर हैं। क्या है? पॉप सिंगर। उसके साथ साथ ये डांसर और भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इनका प्रसिद्धि पॉप सिंगर की वजह से है। क्या अभी हाल ही में और कोई पुरस्कार दिया गया? तो जी हाँ, पर्सन ऑफ द ईयर तो पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? लियोनेल मेसी। एक कौन है? ये कहाँ से हैं? ये एक फुटबॉल टीम के कप्तान है। कहाँ से? अर्जेंटीना के। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बैठक एवं समझौता से लिया हुआ। देखेंगे अभी हाल ही में कौन सा बैठक हुआ, उनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा की बैठक कहाँ पे हुई और इंटरपोल क्या होता है, क्या भारत इसका सदस्य है और क्या भारत में कभी बैठक हुआ, और भी इसकी स्थापना, इसके मुख्यालय, जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। इंटरपोल की 91वीं महासभा की बैठक कहाँ पे हुई? वियना। वियना कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया देश है। अब बात करते हैं इंटरपोल क्या है। तो इंटरपोल एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां पे उनके सदस्य देश, जो भी इसके सदस्य हैं, उस सदस्य देशों के पुलिस प्रमुख इसमें पुलिस प्रमुख एवं प्रतिनिधियों इसमें बैठक में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं कि पुलिस प्रमुख भाग लेने से क्या होगा, इसे क्यों बनाया गया। इसको बनाने का एक ही उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराधी होगा उसको पीछा करने में मदद मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब अलग अलग देश आपस में पुलिस उनका कनेक्टिविटी बनाए रखेगा तो एक भी देश का कोई गुनहगार दूसरे देश में अपराधी के रूप में शरण लेगा तो वो दूसरा पुलिस उनको हेल्प कर सकता है। अच्छा, इसकी बैठक 91 कहाँ पे? वियना में हुई। और गत वर्ष, पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष 90 में नई दिल्ली में हुआ था। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को। अभी 2023 चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि 100 वर्ष हो गया, शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसमें कितने देश सदस्य हैं? इसको 195 देश सदस्य हैं। भारत की बात करें कि भारत सदस्य इसका कब बना, तो भारत इसका सदस्य 1949 से बना। भारत इसके पहले क्यों नहीं बना? क्योंकि ये तो 1923 में बन गया था। तो इसका पहला ही कंडीशन है कि ऐसा देश जो लोकतांत्रिक हो वही इसका सदस्य बन सकता है। तो भारत 1947 के बाद देश आजाद हुआ तो 1949 में इनका सदस्य बना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।